फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए इसके क्रियान्वयन से संबंधित प्रावधानों को व्याख्या करें, प्रावधानों को बताएं। तो आंसर है सामान्यतः ये आंसर दिया हुआ है कि प्रत्येक अधिनियम का आरंभ प्रस्तावना से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। प्रस्तावना अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान के उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। हालांकि मैंने ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो मैंने ये बताया हुआ है कि सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ प्रस्तावना से होता है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि एन ए पालकी वाला ने बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के विचारों की जानने की कुंजी है, उसका परिचय पत्र है, या फिर कि प्रस्तावना संविधान का सार है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि मैंने अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रस्तावना से रिलेटेड, तो उसमें मैंने अच्छा इंट्रो दिया हुआ था। फिर मैं अगर वही लेके आती तो फिर लगता कि सेम टू सेम अच्छा नहीं लगता देखने में, तो फिर मैंने ये बनाया। लेकिन हाँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला कि प्रस्तावना एक बीज की तरह है जिस पे पूरा संविधान क्या है, पूरा संविधान विकसित है। ये पूरा संविधान विकसित होता है। ये लेटेस्ट है। जैसे कि ये जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने एक कहीं सम्मेलन में गए हुए थे, तो उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि प्रस्तावना एक बीज की तरह है जिस पे पूरा संविधान विकसित होता है। तो अगर जैसे ऐसे स्टेटमेंट को आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जैसे क्या है कि के.एम. मुंशी हो गए, अर्नेस्ट बेकर हो गए, ठाकुर दास भार्गव हो गए, या फिर ये एन ए पालकी वाला हो गए। ये स्टेटमेंट जो इनके स्टेटमेंट है वो सारे बच्चे लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये लेटेस्ट है। मैंने अभी न्यूज़पेपर कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो उसमें ये इनका स्टेटमेंट आया हुआ था। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के महत्व को। यह संविधान निर्माताओं के स्वप्नों एवं आकांक्षाओं को दर्शाती है। ऑब्वियस सा है, प्रस्तावना क्या है। जो भी हमारे संविधान निर्मात्री थे उनकी सोच क्या थी, वे संविधान के बारे में क्या सोचते थे, उसकी शुरुआत ही हमारी प्रस्तावना से होती है। तो वहीं पे लिखा हुआ है वही बात कि संविधान निर्माताओं के स्वप्नों एवं आकांक्षाओं को दर्शाती है। यह शासन के स्वरूप को स्पष्ट करती है। सही बात है। प्रस्तावना क्या है। हाँ, अगर प्रस्तावना जैसे कोई भी संविधान हुआ तो अब उसके नियम कानून को जानना हो तो क्या है, हमें प्रस्तावना को रीड करना चाहिए। प्रस्तावना क्या कह रहा है, तो वही चीज़ है। प्रस्तावना ही पूरे संविधान का क्या है, निचोड़ है। तो वही चीज़ कह रहा है कि शासन के स्वरूप को स्पष्ट करती है। यह शासन के कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह संविधान के मूलभूत आधार जैसे कि राजनीतिक, नैतिक व धार्मिक मूल्यों को पेश करती है। यह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतिबिंब है। ये सब क्या है, ये प्रस्तावना के महत्व है। प्रस्तावना कैसे इम्पॉर्टेंट है संविधान में, तो इसी इम्पॉर्टेंस को ये सब सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन कर रही है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, प्रस्तावना में जैसे कि है ये प्रस्तावना में क्या बताता है, प्रस्तावना में क्या चीज़ दिया हुआ है कि प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि शब्दों का उल्लेख है, जिनसे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब हम बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता है क्या, तो संप्रभुता से तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना में फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ये दिया हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र होगा। इससे आशय ये है कि जो भारत है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए क्या है, किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। भारत स्वतंत्र है, वो अपने सारे डिसीजंस क्या है वो स्वयं लेने में सक्षम है। ठीक है, यही संप्रभुता का आशय यही हुआ। ठीक है, इसका डिफाइन कौन कौन से आर्टिकल करते हैं, अनुच्छेद 1 करता है, 2 करता है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में क्या है,
ये अनुच्छेद 1 ये बताता है कि जैसे संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र क्या है। संघ कौन कौन सा है, जैसे 28 राज्य हो गए, और जो भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है, अनुच्छेद 1 में आ गए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों या प्रदेश की स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जो भी वर्तमान में राज्य है या फिर अगर कोई नए राज्य बनते हैं उनके नाम में परिवर्तन की जाए, या फिर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो। ये सारी शक्ति क्या है, हमारे संविधान को ये शक्ति प्राप्त है। तो यही हम संप्रभुता को डिफाइन कौन कौन से आर्टिकल करते हैं, अनुच्छेद 1 करता है, 2 करता है, अनुच्छेद 3। अब आती है बात समाजवादी। ठीक है, समाजवादी से क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को ऐड किया गया। समाजवादी से मतलब क्या तात्पर्य है, जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी उत्पादन के साधन हो उस पर सरकारी नियंत्रण हो, और उस संसाधन का आवंटन इस प्रकार हो कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके तक पहुँच जाए। संसाधन पे कोई मतलब वर्गीकरण नहीं कि नहीं, कोई अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई रोड हो गया, कोई ये जो रोडवेज चलते हैं, गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, इस पे क्या केवल ये नहीं कि केवल अमीर ही बैठ सकते हैं, नहीं, उस पर सबका हक है, सारे लोग उसका यूज करेंगे। तो भारतीय समाजवाद कैसा है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, इसको डिफाइन कौन करता है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो आरक्षण से संबंधित बातों को करता है। आरक्षण का आधार क्या है, तो सामाजिक और शैक्षणिक है। जो भी हमें जॉब्स वगैरह में जो भी आरक्षण मिलते हैं, क्या किसका उसका डिफाइन कहाँ पे हुआ है, अनुच्छेद 16 में हुआ है। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो जो भी ये अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बाल श्रम से निषेध है। अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 39C कहता है कि संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से हो कि उसका केंद्रीकरण ना हो। और अनुच्छेद ये 39D क्या कहता है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई भेदभाव नहीं हो, ये नहीं कि महिलाओं को कम दिया जाएगा, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाएगा। अनुच्छेद 41 हो गया। अनुच्छेद 41 में यही है, राज्य का कर्तव्य है कि वह काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाए। काम क्या, तो जैसे मनरेगा हो गया, राइट टू जॉब, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस को भी अगर लिया जाए तो क्या, तो जैसे बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, बेरोजगार हो गया, दिव्यांग हो गया, इन सारे लोगों के लिए क्या है, राज्य की जिम्मेवारी है कि राज्य इनके लिए अच्छे से अच्छी सहायता उपलब्ध करवाए, अच्छे से अच्छे एजुकेशन का तरीका अपनाए, जॉब प्रोवाइड करवाए। अनुच्छेद 43 है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पंथ के द्वारा जो है वो 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द का ऐड किया गया। इसका डिफाइन कहाँ होता है, अनुच्छेद 25 से 28 में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को डिफाइन करता है। अनुच्छेद 44 हो गया, अनुच्छेद 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 25 वही निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पे जो है वो कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, सबको एक समान वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ये लोकतंत्र से रिलेटेड। लोकतंत्र में क्या, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 32 हो गया, 326 हो गया, 73वां व 74वां और 74वें संशोधन की अगर हम बात करें तो ये एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली का एक आधार ही है। ठीक है, अनुच्छेद 73 अगर देखा जाए, सॉरी, 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को तो पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा जाना, नगर निगम का हमारे प्रशासन में एक्टिव होना, ये सब क्या है, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की बात करता है, जो कि हमारे एक सशक्त लोकतंत्र को डिफाइन करता है। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत एक सर्वाधिक स्वच्छ, मतलब सशक्त, स्वच्छ, साफ सुथरा एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र को डिफाइन कौन करता है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। ठीक है, गणतंत्र से हमारा आशय क्या है कि जैसे जो हमारा जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो निर्वाचित हो। तो हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है,
राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 55 और 55 क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं न्याय की। भारतीय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है। भाग 3 में तो अगर हम देखें तो राजनीतिक न्याय की बात करता है, लेकिन भाग 4 क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया भाग 3 और भाग 4। ठीक है, उसके बाद ये अगर हम वो करें अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो SC व ST के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजाति से सीटों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति से सीटों का आरक्षण। 73वां व 74वां संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को जो आरक्षण दी गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेटेस्ट क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जिसके तहत महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं के पद के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्वतंत्रता से आज से ये है कि अनुच्छेद 19 हो गया, 21 हो गया, 25। अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि ये अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 क्या है, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता की बात कहता है। अब हम लोग आगे आते हैं समानता अनुच्छेद 14 से और 18 को अगर देखा जाए तो ये पूरे संविधान में जो है वो समानता की ही बात करता है। और बंधुत्व अनुच्छेद 51 क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 51 के तहत आता है, जिसमें बंधुत्व की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही था कि ये प्रस्तावना से संबंधित जो भी संवैधानिक तत्व हैं उनका उल्लेख करें। तो यहाँ पे जो भी उसे मतलब प्रस्तावना से संबंधित जो भी वो चीज़ था, ये जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब का हम क्या किए, संवैधानिक अनुच्छेद के माध्यम से उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि संविधान की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए, या फिर अगर ये BPSC से रिलेटेड जो भी, या फिर अगर कोई भी कम्पिटिटिव अगर कोई एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड अगर मतलब करेंट्स वगैरह अगर पढ़ने का वो हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं @ISPSS प्लेटफॉर्म पे। चलिए, थैंक यू।